हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन इज। अगर कोई हमारा, और हिंदी में पढ़ लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है तो जिसकी दिशा होती है। तो चलिए हम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देख लीजिए, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और ये देखिए, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक डाइपोल हो गया। इसके बीच में क्या होता है, सेंटर बीच में, और ये कितने डिस्टेंस से सेपरेट होता है, 12 डिस्टेंस से सेपरेट होता है। तो जो आप जानते हैं कि इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स ऑफ द चार्ज होता है। ये नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता था। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जाएगा। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यूनिट ऑफ दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पूछ रहा है हमारा कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F बराबर क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से अगर हमको चार्ज निकालना होगा, चार्ज का नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूछा है, तो ये निकालना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, F बाई Q लिखेंगे, फोर्स बाई चार्ज। तो आप जानते हैं जो चार्ज हमारा उसका फोर्स है, उसका क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट आएगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, न्यूटन पर कूलम्ब, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहां देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज इज, यानी कि अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 कूलम्ब चार्ज में। तो आप जानते हैं 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो हमको 1 कूलम्ब लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 1 ए अपॉन 1.6 गुना 10 पावर 19। तो यहां से देखिए भाग दीजिएगा, तो 1 अपॉन 1.6 गुना 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये 10/16 लिखेंगे, गुने 10 के पावर 18 लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, तो ये 16 से डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25। तो जो हमारा 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 6.25 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो कौन सा संख्या जाएगा हमको, बी ऑप्शन जाएगा, 6.25 गुने 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि द परमिटिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन बी। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिससे करंट पास ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर जो डायलेक्ट्रिक, जो हमारा कांस्टेंट है परमिटिविटी, वो कितना होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के लिए 6 होता है। आप जानते हैं कि हर एक माइका के केस में हर एक होता है, अगर वुड है तो उसके केस में अलग होता है के का वैल्यू। तो बट अगर कोई भी इंसुलेटर है तो उसके केस में जो हमारा के का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें से कौन डिफ्लेक्ट करता है। तो आप जानते हैं, जब भी आप पढ़े होंगे न्यूक्लियाई चैप्टर, तो उसमें बताया गया होगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्लेट रख देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव का प्लेट होता है और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव का प्लेट होता है। तो जो हमारा यहाँ से रे निकलता है, अल्फा रे किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, और बीटा रे किधर जाता है, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका, और जो गामा रे होता है वो क्या जाता है, सीधा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अल्फा है उसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये नेगेटिव की चार्ज जा रहा है। तो ये क्या करेगा, यही हमारा डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा, अल्फा पार्टिकल हमारा डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन।
ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज विल बी। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फोर्स बराबर, तो फोर्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है, Q E होता है। तो हमको क्या पूछा गया है, फोर्स ही बराबर पूछा गया, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आंसर जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मॉडल पेपर का इस बार का, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ए चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ Q ऑफ साइड L। चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्यूब है, सभी का साइड कितना है, L है। ये हमारा क्या है, L है, ये भी L है, जो हमारा साइड क्या है, L है। अब इसमें क्या कर रहा है कि बीच में एक प्लस Q चार्ज है, जो हमारा क्या कर रहा है, फ्लक्स जनरेट कर रहा है, कम आउट फ्रॉम वन प्लेन ऑफ क्यूब्स। तो आप जानते हैं अगर ये प्लेन है तो इसमें कितना फेस सरफेस होगा या फेस होगा, 6, 1 2 3 4 5 और इसके अंदर 6 फेस होगा। तो इसमें पूछा गया है कि एक फेस से कितना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, गॉस थ्योरम। तो हमारा गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फ्लक्स है जो पास कर रहा है 1 बाई सीलम नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, क्लियर है। तो ये जो हमारा फ्लक्स आएगा वो नेट फ्लक्स आएगा, कितना आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा। जो ये टोटल फ्लक्स आएगा किससे पास हो रहा होगा, ये टोटल फ्लक्स किससे, ये पूरा जो हमारा क्यूब है उससे पास हो रहा है। यहाँ पर टोटल चार्ज आ जाएगा, सॉरी टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यों। तो यहाँ से ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स आ गया कि ये जो फ्लक्स है यहाँ से ये चार्ज है, इसके कारण जो फ्लक्स पास होगा इस पूरे एरिया से, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, अप भी, डाउन भी, चारों तरफ, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना आएगा आपको, Q बाई सीलम नॉट, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, Q बार क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हमको पूछा गया कि एक फ्लक्स एक फेस से कितना या एक प्लेन से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो इस केस में हमको निकालना होगा फ्लक्स इन वन प्लेन तो बताइए इसमें कितना प्लेन है, एक प्लेन है, 6 प्लेन है, तो 6 से गुणा कर देंगे, एक प्लेन का निकल जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5T टोटल फ्लक्स। तो Q वन प्लेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, QT बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/6, QT का वैल्यू कितना आया है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें यही ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफराइड, तो इट्स रेडियस विल बी। कोई हमारा क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है निकालना है, और कैपेसिटी कितना सी इक्वल टू कितना दे दिया है, 1 माइक्रोफराइड दे दिया। कितना दिया बच्चों, 1 माइक्रोफराइड। तो हमको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो आप जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। हमको यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सी का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफराइड, तो 1 गुने 10⁻⁻6 अपॉन, अब देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, कूलम्ब्स लॉ में बताए होंगे। कूलम्ब्स लॉ में जो के होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, जिसमें इसका वैल्यू कितना होता है 9 गुने 10⁻9। अब यहाँ पे इसके बदले इतना पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 गुने 10⁻6 गुने 9 गुने 10⁻9। तो यहाँ से देखिए 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 10⁻3। तो इसको क्या कहेंगे, 9 किलोमीटर बोलेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा रेडियस। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए
द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड, जो हमारा कैपेसिटी होगा किसी भी कंडेंसर पे किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप देख लीजिए, अगर कैपेसिटी C इक्वल टू क्या होता है, सीलम नॉट A होता है अपॉन D। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, एरिया है, ये D क्या है, प्लेट के बीच का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है। ये हमारा प्लेट है तो ये प्लस है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बीच का डिस्टेंस होता है D, और ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है। तो पहला क्या है, शेप ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, तो साइज पे भी शेप और साइज दोनों सेम ही है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, हमारा चार्ज ऑन प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, C ऑप्शन जाएगा, जो इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस सब पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर बच्चों, यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं, सिलो नॉट A अपॉन D, और जो D क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड A क्या होता है, एरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कराते हैं 10 नंबर का। क्या पूछ रहा है 10 नंबर में, देखिए 3 कंडेंसर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। देखिए यहाँ हमारा 3 कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है, पहले पैरेलल में कनेक्टेड है तीनों कैपेसिटर, ये हमारा A पॉइंट मान लेते हैं, ये B है। ये तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमको CA भी निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा, C प्लस C यानी कि 3C। अगर इसी को बोल रहा है कि जब इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो ये A हो गया, ये हमारा क्या है, B है। तो जब ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, टोटल कितना आ जाएगा, 3/C। एलसीएम ले लेंगे तो 3/C आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C/3। तो जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, बोथ कंडीशन में रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना। तो C ये क्या हो जाएगा, पैरेलल का ले लेते हैं, ये C इक्विवेलेंट किसका है, सीरीज का है। तो हम लिखेंगे CAB पैरेलल अपॉन C इक्विवेलेंट किसका है, सीरीज का है, सीरीज का है ये। तो कितना हो जाएगा, 3C अपॉन C/3। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9/1, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 9:1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, A ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, A ऑप्शन जाएगा इसका। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देख लीजिए। वोल्ट पर मीटर इज यूनिट, ये पूछ रहा है कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, -dV/R होता है, dr होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा वोल्टेज का ऐसा यूनिट कितना होता है, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस का रेडियस का मीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। इसी को हम लिखेंगे वोल्ट मीटर इनवर्स। क्लियर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का C। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर बच्चों, अब क्या बोल रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये यहाँ तक क्लियर है। तो हम अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक यूनिट रेजिस्टेंस का। तो R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से हम अगर देखेंगे तो RA/L हो जाएगा। अब जानते हैं R का क्या होता है, ओम, और A का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और L का क्या होगा, मीटर। इससे ये कैंसिल। तो O का जो हमारा रेजिस्टिविटी आएगा वो ओम मीटर आएगा। क्या आएगा, ओम मीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, ओम मीटर। देखिए D ऑप्शन जाएगा इसमें। कौन सा जाएगा आंसर, D ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक। अब देखिए ये किसका क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर चैप्टर का क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। ये पूरा क्या होता है, खाली होता है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है और इसमें क्या होता है, एक लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए इसको इसमें आने के लिए। तो
तो जब हम इसको हीट नहीं करेंगे, जीरो टेम्परेचर पर रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ ही नहीं सकता है तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, तो जो हमारा किस तरह के बिहेव करेगा? परफेक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। आप जानते हैं कि जहाँ पर करंट फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो जो हमारा जो भी रहेगा वो किस प्रकार का बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या जाएगा? परफेक्टली इंसुलेटर जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यहां पे कौन सा वैल्यू होगा? यहां पे ये सब रो होगा, रेजिस्टिविटी होगा, ये इस प्रकार से रेजिस्टिविटी लिख दी है। तो यहां पर आप अभी आपको रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला बताएं, क्या बताए? रो एल बाई ए होगा, अभी बताए। तो रो एल बाई ए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When temperature increases, then resistance of any conductor, समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि कोई भी when temperature increases, then resistance of any conductor, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि कंडक्टर कोई ना कोई मटेरियल से बना होता है। अगर इसमें जैसे ही रेजिस्टेंस है तो हीट, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है उतना ही हीट क्या होता है? प्रोड्यूस किया जाता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा हीट लॉस क्या होता है? ज़्यादा लॉस होता है एनर्जी का, और ज़्यादा लॉस होता है क्या होता है? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस केस में जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर कितना होता है? तो आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? VI, ये भी होता है, और क्या होता है? I स्क्वायर R भी होता है। अब यहाँ पे आप जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो I बराबर क्या होगा? V/R। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिख रहा है? अभी तक नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें पुट करेंगे। I का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? V/R का होल स्क्वायर इंटू R। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। तो एक R से एक R कैंसिल, तो जो P बराबर आ जाएगा V स्क्वायर बाई R आ जाएगा कि नहीं? तो यही हमारा क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? यहाँ पे देखिए C ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्या कह रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग जानते होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁹ जूल। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और इसलिए हमारा द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये हमारा क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ है। हम बताए होंगे जब भी करंट लॉ पढ़ाते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, तो जो भी इनकमिंग करंट होता है आउटगोइंग करंट का सम को जोड़ कर क्या करते हैं? जीरो करते हैं। जीरो करते हैं कि नहीं? यहाँ देखिए ये क्या है? हमारा इनकमिंग करंट I1 है, ये भी I2 है। अब इसको आउटगोइंग है तो हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, 3 मान लेते हैं। और ये भी क्या है? 4 नेगेटिव, क्यों? ये इनकमिंग करंट है और ये क्या है? आउटगोइंग करंट है। तो दोनों का सम क्या करेंगे? I1 प्लस I2 सम माइनस I3 और माइनस I4 इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जीरो होता है। सभी का सम किसी एक पॉइंट पे, उसके बाद क्या करेंगे? जीरो करेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, अगर कोई मूविंग चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? अब जानते हैं अगर कोई स्टेबल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा ही, उसके साथ साथ क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये रिमेंबर रखिएगा, जब भी अगर आपको चार्ज दे दिया जाए और मूविंग बोल दिया जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे? दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब इसका ऐसा यूनिट पूछा गया है कि कितना होगा, ये ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो आप इसका ऐसा यूनिट जानते हैं कितना होता है? कितना होता है? फ्राइड पर मीटर होता है। और इसका भी जानते हैं, सॉरी इसका हेनरी पर मीटर होता है, मिनट का हेनरी पर मीटर। और इसका क्या होता है? फ्राइड पर मीटर। ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? हेनरी पर मीटर
हेनरी पर फराइड स्क्वायर रूट के अंदर, ये आ जाएगा। अब इसका यहाँ से हमको क्या निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है। तो देखिए ये हेनरी है, हेनरी का मतलब क्या हो गया एल, एल, और ये फराइड है, तो फराइड किसका यूनिट होता है, कैपेसिटर का। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया एल। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, आई एक्सएल लिखते हैं। तो यहाँ से एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो एक्सएल बराबर और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा V बाई आई। हमारा ऑप्शन न्यूटन कूलम पे है, तो एल बराबर ओम, फ्राइडे और हेनरी के फॉर्म में दिया हुआ। तो V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई इक्वल टू 1 बाई एफ। अब 1 बाई एफ को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। तो ये वी टी अपॉन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वी टी अपॉन आई, क्योंकि 1 बाई एफ को क्या कहते हैं, अगर 1 बाई फ्रीक्वेंसी है तो उसको टाइम के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो वी टी अपॉन आई हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फ्राइड के फॉर्म में, कैपेसिटर के फॉर्म में लिख देखना है। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी वी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। तो दोनों का रेशियो करेंगे हम यहाँ, सी इक्वल टू, हमको हेनरी ऊपर है तो एल, देखिए ये एच बाई एल है, एफ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सी बाई एल बाई सी कर सकते हैं, एल बाई सी लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कर सकते हैं, अब एल का कितना है, वी टी अपॉन आई अपॉन क्यू आई भी। तो ये एवं चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर टी अपॉन आई क्यू हो जाएगा। वी स्क्वायर टी अपॉन आई क्यू, क्यू क्या है, चार्ज है। तो आई इक्वल टू जानते हैं आप, क्यू अपॉन क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ से हमारा क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वी स्क्वायर टी अपॉन क्यू, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी अपॉन क्यू। तो जो हमारा एच बाई एफ होगा वो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखिए ये टी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू में क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी टी अपॉन क्यू लिखेंगे, वी टी अपॉन क्यू। तो जो हमारा यहाँ से आएगा, अब देखो वी अपॉन क्यू बाई टी कर देंगे। अब क्यू बाई टी क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। वी बाई एफ बराबर कितना आ गया, वी बाई आई, और वी बाई आई क्या होता है, आर होता है, और आई का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, ओम आया। क्या आएगा, ओम आएगा। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओम आएगा। ये पूरा आप इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही मिनट है, मिनट का यूनिट जानते हैं 4 पाई गुने 10 टू पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है। इसी प्रकार से इसका वैल्यू कितना होता है, 8.85 गुने 10 टू पावर -12 होता है। चलिए हम ये भी लिख देते हैं, मिनट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई गुने 10 टू पावर -7 हेनरी पर मीटर, और सीलम नॉट का कितना होता है, 8.85 गुने 10 टू पावर -12 फराड पर मीटर। क्लियर है, इसको वैल्यू पुट कीजिए और इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो ओम के फॉर्म में आ जाएगा। यही हमारा क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, दो पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए ये हमारा दो पैरेलल इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, दोनों मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। क्या कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो बताइए अगर सेम चार्ज होता है तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, रिपल होता है। अगर सेम चार्ज है तो रिपल होगा, और अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक साथ मूव करेगा तो क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट टॉर्क का फॉर्मूला है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा मोमेंटम है डायरेक्ट, आप जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। आप जानते हैं किसी भी
किसी भी कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होता है, तो जो ये कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिज्म का, वो जीरो कहाँ पर होगा, किस पर होता है, इक्वेटर पे होता है। जहाँ भी इक्वेटर होता है उसी पर हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है बच्चों, 24 क्या हो गया, 24 का क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप जानते हैं कि कोई भी हम मैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए, अब पैरा, डाया और फेरो पढ़ाए होंगे, क्या क्या पढ़ाए होंगे, पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक, डाया और फेरो बताए होंगे। पैरा में जो हमारा वैल्यू होता है परमेबिलिटी का, वो म्यू ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन होता है। डाया में क्या होता है, म्यू लेस देन होता है। और फेरो में म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है क्या होता है, जस्ट ग्रेटर देन होता है या जस्ट मोर देन। ये देखिए, फिर ये उसी से क्वेश्चन अर्थ मैग्नेटिज्म से कि कौन सा एट न्यूट्रल पॉइंट्स पे जो हमारा बी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, और बी एच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब जानते हैं कि जो बी पॉइंट पे होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ना 12 होगा, ना ग्रेटर देन होगा, ना इक्वल होगा, क्या होगा, उस पर जीरो होगा। उस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब लेंज लॉ इज बेस्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी। जो हमारा लेंज लॉ होता है वो किसके बेस्ड, कंजर्वेटिव पे होता है, कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है। अब जानते हैं कि लेंज लॉ क्या होता है कि अगर जिसके कारण डेवलप होगा उसी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ये ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है लेंज लॉ का। जो पहले फ्लक्स के कारण सेकेंडरी फ्लक्स में डेवलप हुआ करंट, और उसी करंट के कारण क्या किया, जो मेन फ्लक्स था उसी को क्या करने लगा, अपोज करने लगा। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। और यहाँ पे इसी के कारण क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ये समझ लीजिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये अब यहाँ से जो करंट पास हुआ तो यहाँ पर फ्लक्स डेवलप होगा। अब ये फ्लक्स इस कॉइल को कट करेगा, तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट डेवलप हुआ। अब जो इस कॉइल में करंट डेवलप हुआ होगा, ये तो फिर ये फ्लक्स डेवलप करेगा। तो क्या करेगा, ये हमारा मेन फ्लक्स है फाई, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, और जो मेन फ्लक्स था उसी को क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जिसके चलते डेवलप हुआ है उसी को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, कम कर रहा है। क्लियर है। तो ये क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडक्टेंस। ये क्या पूछा है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि एल का यूनिट पूछ रहा है। तो एल का यूनिट हम यहाँ निकाल रहते हैं, क्या हो जाएगा एल का यूनिट, तो हमारा v इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स एल होगा। और ये इजीली निकल जाता है, इसलिए हम यहाँ से निकालते हैं। और भी तरीका है निकालने का, आई यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई एफ एल वी बाई आई, एल बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। वी बाई आई इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई एफ को क्या कहते हैं, वी आई टी कहते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा वी बाई आई को क्या कहेंगे, ओम कहेंगे, और टी को क्या कहेंगे, टाइम यानी कि सेकेंड। तो ओम सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम सेकेंड। कोई ऑप्शन है, ओम सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन चला जाएगा। ये सबसे इजी ट्रिक है। एक और है इसके निकालने का, इंडक्टेंस का निकालने का प्रोसेस, जो लंबा चला जाता है, इसलिए हम यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एल बराबर, ये पूछ रहा है कि एल बाई आर का जो डायमेंशन है वो फ्लोइंग, अभी आया था देखे थे आप, एल बाई आर कितना आया था, इसका अभी क्या आया था, ओम सेकेंड अपॉन ओम होता है। तो इसको कैंसिल कर दिए तो क्या आया, सेकेंड आया, सेकेंड। तो सेकेंड का डायमेंशन यानी कि एल बाई आर का हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। तो अब हम क्या करना है, इसको सोल्व करके हमको इसका आंसर लाना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए हम पहला ही ऑप्शन लेके चलते, एल बाई सी, एल सी, एल सी का भी, एल का भी हम निकाले थे, कितना आया था, वोल्टेज टाइम अपॉन आया था, Q इक्वल टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वाई भी। तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्यू वाई भी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखें यहाँ से करेंगे तो चार्ज बराबर क्या होता है, T अपॉन चार्ज का क्या हो जाएगा,
चार्ज का क्यू बाई टी इंटू क्यू, तो हमारा क्या आ गया टी स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू क्यू से क्यू कैंसिल, तो एल सी बराबर क्या आ गया टी स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ पे टी आना चाहिए डायमेंशन, इसका अभी हम ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं, टी स्क्वायर आ रहा है, डायमेंशन बाद में निकाल लेंगे। तो जैसे ही देखिए यहाँ सी ऑप्शन देखिए ये रूट है, अगर इसका रूट चढ़ा देंगे इस पर तो इस पर भी रूट चढ़ेगा, तो एल सी का जो रूट ऐसा यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। जो ऐसा यूनिट ऑफ एल सी कितना आया टी आया। तो हमको अगर डायमेंशन यूनिट पूछे, डायमेंशन यूनिट ऑफ रूट अंडर एल सी कितना आ जाएगा, टी का कितना होता है कैपिटल टी। तो देखिए यहाँ भी आ गया और ये भी आ गया, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जा रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तीस नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या इफ द पीक वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, आई नॉट बराबर कितना है 5√2, हमको आर एम एस पूछ रहा है, तो आर एम एस बराबर कितना होता है आई नॉट बाई √2, यहाँ से 5√2 अपॉन √2 कैंसिल कर दो, कितना आर एम एस वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं बच्चों, आप 31 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। तो इम्पीडेंस पूछ रहा है, देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है इंडक्टेंस है, जो कनेक्टेड है किससे एक सप्लाई वोल्टेज से, सीरीज में कनेक्टेड है, सप्लाई वोल्टेज नहीं है, बस ये एक सर्किट है जिसका हमारा 8 ओम रेजिस्टेंस है और ये क्या है 6 ओम है रेजिस्टेंस है। तो आप जानते हैं अगर इम्पीडेंस लिखना होता है तो R प्लस क्या होता है JXL, तो यहाँ से R प्लस क्या हो जाएगा J6। तो जब भी हमको इसको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 और इसका 10 आ गया, कितना आ गया 10 ओम। कौन सा ऑप्शन जाएगा 10 ओम है बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों बी ऑप्शन जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ हॉट वायर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर और हॉट वायर अमीटर, जब दोनों के केस में इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द करंट, ये करंट के किस इफेक्ट पे वर्क करता है। तो ऑप्शन आपको केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें जो हमारा इस पे वर्क करता है ये किस पे वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे, द विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफॉर्मर। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है एसी करंट को ही एसी करंट में कन्वर्ट करता है, या तो वोल्टेज को अप कर दिया जाता है या वोल्टेज को डाउन किया जाता है। इसमें करंट का कोई भी डीसी करंट का कोई भी रोल नहीं होता है, क्लियर है। तो जहां भी आपको ट्रांसफार्मर दिखे और डीसी करंट दिखे उसी को अगर नहीं लिखा है तो उसी में टिक लगाना। तो इसमें क्या लिखा हुआ नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर में हम डीसी करंट क्या नहीं करते हैं अप्लाई नहीं करते हैं। ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाध्यता होती है, यानी कि इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। कोई हमारा एल आर सर्किट है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था और इस पर फॉर्मूला डायरेक्ट अभी आ गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर है, ये हमारा एक्सएल है, तो हमारा क्या हो जाएगा इम्पीडेंस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, पुट कर देंगे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा देख लीजिए बच्चों डी ऑप्शन जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको रिमेंबर रखना होगा, ये हमारा गामा रेज होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये गामा रेज होता है, गामा रेज का जो क्या होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ सबसे छोटा है तो क्या होगा इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो लार्जर फ्रीक्वेंसी होगा, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा किसका लार्जर फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा हमारा गामा रेज का होगा। इसके बाद क्या आता है एक्स रेज आता है, इसके बाद क्या आता है अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद क्या होता है इंफ्रा रेड होता है, इंफ्रा रे। उसके बाद माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव। इसके बाद आता है हमारा रेडियो वेव,
रेडियो वेव का क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, उसी प्रकार से यहाँ जैसे ही रेडियो वेव आया तो लार्जर वेवलेंथ होगा, लार्जर वेवलेंथ। जैसे ही लार्जर वेवलेंथ होगा वैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये से ये रिमेंबर आपको रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आप जानते हैं क्या है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। और ये भी आपको रिमेंबर रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट वेव कौन सा है। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेव किसका होगा, वेवलेंथ किसका होगा, गामा रेज का। और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का। या लार्जर वेवलेंथ या सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का होगा। जैसे ही आपका वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, या शॉर्टेस्ट होगा, या हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं आप। किसका, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर और क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा, देखिए गामा रे हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और एक्स रेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन अल्फा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया है, नहीं, कौन सा नहीं है, तो कौन होगा, अल्फा रेज नहीं है। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, वेव ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अभी आप लोग देखिए देखे कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका था, गामा वेव्स का। किसका था, गामा वेव्स का। तो अगर आप इससे रिमेंबर रखते तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा वेव्स का। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा तो शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर रेडियो वेव है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, लार्ज क्या होगा, वेवलेंथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए क्या, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये देखिए हमारा डायरेक्शन वेव्स का। आप जानते हैं कि एक तरफ क्या होता है, जब भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन पैरेलल टू द E क्रॉस B होगा। अब क्या निकालना है आपको, डायमेंशन ऑफ 1/2 सिलो नॉट E स्क्वायर। इसका हमको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अब सिलो नॉट का वैल्यू कितना होता है जानते हैं, 8.85 गुने 10⁻⁻12 फराइड पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो यहीं से हम निकालते हैं 1/2 सिलो नॉट, 1/2 सिलो नॉट E स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, फराइड पर मीटर। अब इसका आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको E इक्वल टू या तो ग्रेडियंट होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट dr/dr। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन मीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 सिलो नॉट E स्क्वायर को, ये हमारा क्या है, फराइड है। तो फराइड को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए Q इक्वल टू CV। तो इसका फराइड होता है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो क्या हम इसकी जगह पर चार्ज अपॉन वोल्टेज पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट कीजिए। इसी को हम फराइड भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन वोल्ट भी इंटू वोल्ट का स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर अपॉन ये मीटर आ जाएगा। तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q वोल्ट यानी कि V अपॉन मीटर क्यूब, ये हमारा ऐसा यूनिट आ गया। अब इसको हमको क्या किस में कन्वर्ट करना है, डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं डायमेंशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब वोल्टेज को हमको लिखना है, वोल्टेज का कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो वोल्टेज का क्या हो जाएगा, V को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे Q अपॉन मीटर क्यूब, वोल्टेज को क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज। देखिए चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो वो क्या आ गया, वर्क डन अपॉन मीटर क्यूब। अब वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही इसको हम डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर है। तो फोर्स का आप जानते हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको क्या हो जाएगा, कैपिटल M। डायमेंशन लिखेंगे तो इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 इंटू एस। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2 और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल अपॉन एल क्यू। क्लियर है। तो देखिए ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर आ गया, इससे और इससे भी कैंसिल होगा, तो एक और कैंसिल हो गया तो एल आ गया। तो यहाँ से जब आप क्लियर देखिएगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसमें हमको क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं क्या हो जाएगा वैक्यूम का। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ से कोई भी जाएगा इंटरनल इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो ये सभी का सभी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो लाइट था, और यही हमारा कौन सा होता है एंगल, 90 डिग्री एंगल होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, जिससे हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, μ1 sin थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 sin थीटा, और ये थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, sin थीटा, स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, sin थीटा सी इक्वल टू μ2/μ1 और कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये हमारा क्या है, μ2 किसी ने एयर मीडियम में होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/μ1। अब μ1 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है, वेल अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा सी इक्वल टू 1/μ1, और ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/c/v। तो जैसे ही हम यहाँ इसको देखेंगे यहाँ से, तो देखिए कैसे आ जाएगा, ये साइन 30 डिग्री इक्वल टू v/c, और हमको क्या निकालना, v का वैल्यू निकालना है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो v इक्वल टू, अब c का वैल्यू कितना होता है, 3.8 × 10⁸ तो ये 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, ये ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। टू लेंस ऑफ +3 डायोप्टर और एंड -2 डायोप्टर पावर आर कॉम्बिनेशन टू फॉर्म एंड इक्विवेलेंट लेंस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तो आप जानते हैं अगर कोई भी लेंस रखा हुआ है कॉन्टेक्ट में, तो जो उसका इक्विवेलेंट लेंस होता है, तो क्या होता है इक्विवेलेंट लेंस क्या हो सकता है, P1 + P2 हो सकता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/+3 + -2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/1 डायोप्टर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 मीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर, 1 मीटर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए यहाँ से ये हमारा एक हो गया और एक लेंस यहाँ लगाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस हुआ, और ये क्या होता है आई पीस लेंस होता है, आई पीस लेंस जो यहाँ पे हम रखते हैं और चेक करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक यहाँ से पास कराते हैं, फिर यहाँ से ये इस प्रकार से चला जाता है, और एक यहाँ से कट करते हैं और इस प्रकार से चला जाता है। अब यहाँ से एक F0 बचा, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन यहाँ से दिखाते हैं जो हमारा यहाँ से आके यहाँ इमेज फॉर्म करता है। इसी को जो आप देख रहे हैं ये कैसा है, वर्चुअल है कि नहीं, कैसा है वर्चुअल है, और किस प्रकार का है, उल्टा है। तो हम क्या कहते हैं इन्वर्टेड है, क्या कहते हैं इन्वर्टेड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, हमारा जो इमेज फाइनल इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और कैसा होता है, इन्वर्टेड बनता है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज्ड। क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज्ड है। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, देखिए ये क्वेश्चन आपको हम बताए होंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, जब रिजल्टेंट निकालते 2a1 a2 cos फाई होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये हमारा मैक्सिमम हो, बाकी तो सभी कांस्टेंट है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, cos फाई मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और इसको मैक्सिमम होने के लिए हमको फाई का मैक्सिमम, cos फाई मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल क्या हो, जीरो हो, जो फाई का वैल्यू क्या हो, जीरो, तभी हमारा क्या होता है, cos फाई, cos जीरो कितना होता है 1। तो इससे 1 अगर हम इसको 30 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, और cos आगे बढ़ाएंगे 45 तो 1/√2 हो जाएगा, जो 0.701 होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन जैसे ही जीरो पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, मैक्सिमम है। तो कौन सा जाएगा, जीरो ऑप्शन जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच फेनोमेनन सपोर्ट्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स। आप जानते हैं कि जो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट होता है ये किस प्रकार से मूव करता है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, इधर भी और इस डायरेक्शन में, आगे भी बढ़ता है और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ में क्या करता है, मूव करता है, अब भी जाता है और आगे भी बढ़ता रहता है, अब भी जाता है और आगे भी बढ़ता रहता है। यही हमारा क्या होगा, इसमें किस में होता है, रिफ्लेक्शन में तो ऐसा होता नहीं। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट एक दूसरे को कट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये किस में होता है, पोलराइजेशन में होता है। किस में होता है, पोलराइजेशन में होता है। ये कौन सा प्रोसेस है, पोलराइजेशन, जिसमें लाइट क्या करता है, अप और डाउन दोनों तरफ मूव करता है और फिर क्या होता है, आगे भी बढ़ते जाता है। क्लियर बच्चों? तो क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। आप देख लीजिए, ये उसी पे क्वेश्चन है। क्या अभी देखिए, पोलराइजेशन, वाइब्रेशन ऑफ द प्लेन और पोलराइजेशन प्लेन। देखिए ये हमारा क्या हो गया, वाइब्रेशन हो रहा है अप और डाउन, और ये क्या होगा, पोलराइजेशन प्लेन हो गया। वाइब्रेशन करते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। वाइब्रेशन करते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कितना एंगल पर कर रहा है। देखिए ये अप डाउन हुआ तो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। बच्चों कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्या पूछ रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फेनोमेनन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब बताइए, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो इंटेंसिटी है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या होगा, इससे जैसे देखिए एक सोलर पैनल का एग्जांपल ले लीजिए, उस पर जो देखते हैं आप लाइट को क्या कराते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। और जैसे ही उतना ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उससे हमको क्या होगा, करंट डेवलप मिलेगा। तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? देखिए इंक्रीजिंग का हमारा क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जैसे ही जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसका इंटेंसिटी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जो नॉर्मल वे में मूव कर रहा था उससे ज़्यादा तेजी से क्या होगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मूव करना स्टार्ट होगा तो इसमें जो करंट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। अब ये डी ब्रोगली इक्वेशन से आता है। किससे आता है, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या कहता है, क्या कहता है कि अगर कोई मोमेंटम है तो क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन लैम्डा। लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन लैम्डा, जो वेवलेंथ होता है। तो इसी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, h/p। तो यही कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, ये ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। देखिए ये हमारा क्या पूछा है, एनर्जी लेवल पूछा है। तो एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या होता है,
n फाइनल माइनस n इनिशियल इक्वल टू h/2 तो ये किसका पूछ रहा है? हाइड्रोजन एटम का। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्टेशनरी एनर्जी लेवल है, तो स्टेशनरी है, जो हमारा एनर्जी लेवल है क्या है? स्टेशनरी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 इंटू h/2 तो जो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? h/2 कौन सा आंसर जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन। देखिए जब भी ये क्वेश्चन हम लोग नोट्स में भी लिखवा देते हैं कि जो लाइमन है और बाल्मर में क्या होता है? बाल्मर सीरीज में हमारा इंफ्रारेड रीजन होता है, जबकि हमारा जो लाइमन सीरीज होता है उसमें क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। रिमेंबर रखिएगा कि जब भी हमारा वायलेट होगा उसमें क्या होगा? सॉरी लाइमन होगा, लाइमन सीरीज होगा तो उसमें कैसा होगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मेनी टाइम चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दैट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन है तो उसमें अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में ये कितने टाइम से होंगे? तो आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल में क्या लेते हैं? 2 और 4 होता है। हीलियम लेते हैं, हीलियम का ही अल्फा पार्टिकल में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 2e आया, 2 आया। तो जो हमारा प्रोटॉन है वो कितना टाइम्स है? 2e टाइम्स है। तो हमारा इसमें क्या जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा ऑप्शन। क्लियर बच्चों? यही तो हमारा प्रोटॉन है इसमें। तो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है कि नहीं प्रोटॉन का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो जाएगा? एनर्जी बराबर 1 इक्वल टू mc²। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? mp 1.66 गुने 10 टू पावर माइनस 27 kg। और यहाँ से c कितना हो जाएगा? 3 गुने 10 टू पावर 8 हो जाएगा। तो जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ तो mp 1.66 गुने 10 टू पावर माइनस 27 गुने 3 इंटू 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1.66 गुने 10 टू पावर माइनस 27 गुने 9 गुने 10 टू पावर 16। तो आप यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा? 9 6 54 4 5 9 6 54 9 5 9 और 5 14 गुने 10 टू पावर 11 माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से एक पॉइंट और करेंगे 4.94 गुने 10 टू पावर माइनस 10, एक यहाँ शिफ्ट कर दिए तो ये हमारा कितना आ गया? 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। अब देखिए यहाँ से अब ये जो हमारा आया है वो जूल में आया है, इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 19। तो पुट कर देते हैं यहाँ 1.5 गुने 10 टू पावर माइनस 10 गुने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 19। तो यहाँ से देखिए अब ये एबव चला जाएगा तो 1.5 बाई 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 गुने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो गया? 10 टू पावर 9, ये पॉजिटिव में हो जाएगा एबव जाने के बाद। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ए इक्वल टू ये कितना आ गया? एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा? 115/16 गुने 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो 9 आ गया, 0 9 6 पे 0 तो 3 फिर 1 गुने 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको 3 इसका जो 10 टू पावर 3 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 गुने 1000 गुने 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 931 गुने 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं। 1 मेगा इक्वल टू कितना होता है? 10 टू पावर 6 मेगा होता है, सॉरी मीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये 913 है और ये 391 है। तो आप ऑप्शन देख के टिक मारिएगा। कितना जल्दीबाजी में क्या होगा कि 913 मार दीजिएगा। इसलिए जो है क्वेश्चन बनाने के बाद 1 मिनट देख के ऑप्शन को करेक्ट मारना है। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में सी मार के आ जाए आप लोग और बना हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ द सन। अब जानते हैं
हेलियम हाइड्रोजन का क्या होता है, फ्यूजन होता है सन में, तभी हमारा क्या होता है, एनर्जी का रेडिएशन होता है। तो क्या ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो वो क्या देगा, इज पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, न्यूट्रल होता है ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। बैरियर पोटेंशियल उसको कहते हैं कि जो डिप्लेशन लेयर होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे अप्लाई होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने के लिए जिस पोटेंशियल को जरूरत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो कौन सा होगा, अब देखिए जर्मेनियम के केस में बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.3 होता है। जर्मेनियम के केस में कितना होगा, 0.3 वोल्ट होगा। और सिलिकॉन के केस में कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के केस में कितना होगा, 0.7 वोल्ट होता है। क्लियर बच्चों, चलिए रिमेंबर रखिएगा इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ये कितना से कितना के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। कितना से कितना के बीच में लाई करता है बच्चों, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कितना है। चलो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ ए चार्ज ऑन ए स्फीयर इज 10 माइक्रोफैराड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स सरफेस इज। एक क्या हमारा स्फीयर सरफेस है, एक स्फीयर है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, सरफेस के ऊपर चार्ज है। यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस कितना r होगा। अगर ये किसी सरफेस एरिया से चार्ज पास कर रहा है तो क्या मानेंगे, ये d है। तो आप जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, n/d है। जैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एरिया होगा। तो जो एंगल होगा दोनों के बीच का a/da क्या हो जाएगा, cos थीटा। अगर हम यहाँ से a ही ले ले तो थीटा कितना है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से EA बराबर EA cos 0। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 4πε0 r² इंटू एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना होगा, 4πr² इंटू 1। अब देखिए r² से r² कैंसिल, और यहाँ से देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/4πε0 इंटू 4πq। और इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, k कहते हैं इसको, k इंटू 4πq। अब k का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, q का वैल्यू 9 × 10⁻9 और q कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो 10 × 10⁻⁻6 तो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 × 4π × 10 × 10⁻6। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 4π 36 पाई गुने कितना हो जाएगा, 10⁻, देखिए यहाँ 10 है, 10⁻4 हो जाएगा। देखिए 9 और 1 यहाँ 10 है तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 10 इंटू 10⁻6। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 - 6 तो कितना आ जाएगा, 36 पाई इंटू 10⁻4। क्लियर बच्चों, फ्लक्स है, ये आ गया हमारा आंसर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं। अब एक मेथड और है इसको सोल्व करने का, गॉस थ्योरम से। चलिए उस मेथड को भी देख लेते हैं गॉस थ्योरम से, इससे जल्दी बन जाएगा। मेथड 2, ये मेथड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब मेथड 2 देखिए, गॉस थ्योरम क्या देखेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स इक्वल टू Q/σ0। किसी भी 1/σ0 Q टाइम्स 1/σ0 होता है, तो यहाँ लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा आंसर किस में दिया हुआ, पाई में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4π से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4π से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4π/σ0 आ जाएगा। और चार्ज कितना है, 10 × 10⁻6। तो 4π 1/4π/σ0 गुने 4π गुने 10 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, अब लोग जानते हैं 10⁻9 गुने 4π गुने 10⁻5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा। और ये 9 गुने 36π गुने 10 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो मेथड आपको इजी लगे वो आप समझ लीजिए और उससे क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, ये दोनों मेथड फर्स्ट मेथड टू, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ये गॉस थ्योरम के बेसिस पे डेवलप किया है। तो यहाँ पर बस 4 पाई से आपको दोनों ऊपर नीचे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, बस इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो दोनों आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उससे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एल एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं यूनिट पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा और एल का क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ओम। अब देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, मैग्नीफाइंग और पावर ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, और पावर कितना है, 12 डायोप्टर है। तो कितना होगा 12 डायोप्टर, देखिए P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो 1f बराबर कितना हो जाएगा, 1/12। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में ना थोड़ा मिस्टेक है, जो ऑप्शन होना चाहिए आपका वो सब क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में नहीं रहेगा तो देखिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमको क्या पूछा है, मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या होता है, 1 प्लस d/f। ये d मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो आप जानते हैं d बराबर कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहां से हम पुट करेंगे 1 प्लस, सॉरी इसमें साइन नहीं होगा, सही ऑप्शन है। चलिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ पावर कितना है, 12 डायोप्टर है। तो P इक्वल टू कितना है, 1/f होता है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/P। तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। अब ये याद रखिएगा, ये डायोप्टर में तो क्या आता है, मीटर में आता है। तो आगे आप देखिए, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, आप सेंटीमीटर में क्यों करें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस d/f होता है। तो यहाँ जो d है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/12 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर आपको आ जाएगा 1 प्लस 25/100/12। 1 प्लस यहाँ से देखिए कैंसिल कीजिएगा, कितना आ जाएगा 4। तो 1/4 गुने 12 3, तो कितना आ गया 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, ए ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, चलिए देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए व्यूरेस्टर लॉ क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, व्यूरेस्टर लॉ के बारे में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है, म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। कौन सा ऑप्शन जाएगा, यही ऑप्शन जाएगा। चलिए, इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियल मीटर वायर इज इंक्रीज द बैलेंस विल बी ऑब्टेन फ्रॉम। किससे ऑब्टेन होगा बैलेंस, हमारा जैसे ही हमारा पोटेंशियल वायर इंक्रीज करेगा, जो हमारा बैलेंस लेंथ विल बी क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ये हमारा लार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अब नंद गेट देख लेते हैं, नंद गेट के बारे में दिया हुआ, देखिए जो हमारा नंद गेट होता है किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ये हमारा क्या होता है, एक इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो जो इसका प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, A.B अपॉन बार, AB का बार। अब देखिए ये कैसे बनता है, सो समझिए। इसमें आप 2 गेट को ऐड करते हैं नंद गेट में, एक एंड गेट को, सॉरी एक किसको ऐड करते हैं, एंड गेट को। ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट है। और एक नॉट गेट को ऐड करने के बाद इस प्रकार से बना लीजिए। इसको ऐड करने के बाद हमारा क्या होता है, नंद गेट बनता है। तो एंड और नॉट का मतलब, अगर ये A है ये B है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, AB आएगा। और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो फाइनली प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, AB का बार। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, C ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेन वेव फ्रंट इज ए पार्ट ऑफ, देखिए अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल भी होता है और सिलेंड्रिकल भी होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, C ऑप्शन जाएगा। स्फेरिकल भी जाएगा और सिलेंड्रिकल भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही देखिए, यही कौन सा गेट है, नंद गेट है। कौन सा गेट है, नंद गेट इसको बोलते हैं। तो इसका जो आउटपुट देखिए, अभी ये क्वेश्चन था, इसको क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, बस फिगर दे दिया और इसको आउटपुट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो अभी आउटपुट देखे थे क्या था, AB का बार था। अब जैसे ही इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो A बार प्लस B बार में, देखिए ये आएगा। और ये किसमें ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका B है, B ऑप्शन जाएगा।
क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर, देखिए वेलोसिटी ऑफ एयर में कितना है 3 गुने 10 टू पावर 8 और वेलोसिटी ऑफ वाटर में कितना है 2 गुने 10 टू पावर 8। तो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी क्रिटिकल एंगल। आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, स्नेल लॉ से आता है। क्या होता है कि अगर कोई रे यहां से इंसिडेंट हो रहा है और ये पूरे क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, ये हमारा रे है, ये आया और ये क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, इसके साथ कितना डिग्री बना रहा हो 90 डिग्री। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा स्नेल्स लॉ से, ये हमारा क्या है वाटर का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का साइन एंगल थीटा से, यही हमारा क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा μ1, ये ईयर में जा रहा है तो साइन ईयर का हो जाएगा ईयर साइन 90 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा μw साइन थीटा c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इसका भी 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/μw। जब इसका 1/μw लिखेंगे तो क्या होगा c ऑफ v w, यानी कि ये c क्या है वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा VW/c। तो अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ से साइन थीटा c बराबर कितना हो जाएगा VW/c। VW कितना है 2 गुने 10 टू पावर 8 और c कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8, कैंसिल कर दीजिए दोनों का, कितना आ जाएगा थीटा c बराबर साइन इनवर्स 2/3। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये हमारा डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछा है देखिए रिमूव एस्टिग्मेटिज्म। देखिए क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म, अगर कोई लेंस है, आप जानते हैं अगर ये हमारा लेंस है तो जो ये यहाँ पे हमारा नर्व हो जाएगा, यहाँ से कोई रे पास हो रहा है तो जो हमारा इमेज बनता है ये आता है और जो इमेज बनता है इस पे बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए इमेज। हमारा इमेज कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पे बनना चाहिए था। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में कि ये रेटिना पे नहीं बन के कहाँ बनता है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट बनने लगता है। एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। मल्टीपल पॉइंट पे मोर देन वन फोकस पॉइंट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसके कारण क्या होता है हमारा प्रॉपर ढंग से इमेज का माइंड रीड नहीं कर पाता है। तो इसमें यही प्रॉब्लम आता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है इमेज बनना था रेटिना पे तो हमारा इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। ये हमारा इमेज बनना था कहाँ, रेटिना पे बनना था, तो ये इमेज कहीं यहाँ बन गया। तो ये एक कौन सा केस का होता है, ये हमारा किस में होता है, इस प्रकार से होता है। तो इस मायोपिया के केस में होता है। तो इसको हम इंक्रीज कराने के लिए क्या करते हैं, कनकेव यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। और इसको यूज सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रिकल लेंस यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, सेंट्रिकल लेंस यूज करते हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं अगर कोई हमारा हाइपरमेट्रोपिया होता है तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा इमेज रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना से बाहर बनने लगता है। क्या होता है, रेटिना से जब ये बाहर बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इसको सही करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। और मायोपिया को सही करने के लिए मायोपिया को सही करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कनकेव लेंस, कनकेव। अब एक जानते हैं प्रेस बायोपिया होता है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटनेस और दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं फोर साइटनेस, दोनों इशू होता है। यानी कि उसको नियर को भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्लियर बच्चों, उस केस में हम प्रेस बायोपिया लेंस यूज करते हैं। उस केस में क्या होता है, जो ये ज्यादातर ओल्ड पर्सन में होता है, उसमें दोनों जो शॉर्ट साइटनेस और फार साइटनेस दोनों जब एक साथ हो, उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, प्रेस बायोपिया लेंस यूज करते हैं। और इसमें इस टाइप का डिजीज प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया कि कौन सा जाएगा, सिलिंड्रिकल लेंस जाएगा। विच कलर हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास। अगर कोई ग्लास में है तो किसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब जानते हैं प्रिज्म में क्या होता है, अगर ये प्रिज्म है तो इससे जो रे पास करता है सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड लाइट का होता है, और सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है। अब जानिएगा
कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, जिसका डिविएशन ज़्यादा होगा उसी का हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका हो रहा है, वायलेट का हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वायलेट कलर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये फ्रिंज विथ बोल रहा है, विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। तो इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या होता है ये देख लेते हैं। ये क्या होता है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये जानते हैं फ्रिंज, यहाँ से एक सोर्स ले लेते हैं इस प्रकार से, और ये यहाँ डी होता है, ये यहाँ से स्क्रीन पे जाता है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस डी होता है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी होता है। यही हमारा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। इसमें क्या होता है, आप देखिए कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यहाँ पे देखिए आप क्या है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये आपका 69वां क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें, देखिए इसमें I इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, NE/AVD होता है। अगर ये I इक्वल टू A आ जाए तो क्या हो जाएगा, NE/VD। अब इसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट अपॉन एरिया क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी, जो होता है J बराबर NE/VD। अब J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको जैसे ही पुट करेंगे E इक्वल टू NE/VD, तो हमारा E क्या आएगा, इसमें क्या पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है। तो कंडक्टिविटी क्या है, हमारा सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, NE/VD अपॉन E होगा। तो यहाँ से जो सिग्मा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, NE/VD अपॉन E। यही हमारा क्या है, रिलेशन पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक बात है कि जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए हम क्या कराएंगे, 15 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, पूरे गेस करके 15 ही क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें आपको 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको 15 नंबर कंफर्म है। अगर हम 15 को क्वेश्चन कराएंगे, उस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं अच्छे ढंग से और उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 बार, तो वो उसमें से 15 क्वेश्चन में से जो 3 क्वेश्चन आएगा वो 100% आपसे बन जाएगा। और 3 क्वेश्चन आता ही है 100%, ठीक है बच्चों। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन LCR सर्किट एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। देखिए एक LCR सर्किट है, ये हमारा क्या है, LCR सर्किट है। अब इसमें सप्लाई दीजिएगा, तो देखिए इसमें एनर्जी लॉस किसके कारण होगा, आप जानते हैं ये क्या है, इंडक्टर है, ये क्या है, मैग्नेटिक है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है, कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है। और ये क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है कैसा होता है, मैग्नेटिक। तो ये इस दोनों से क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। लेकिन यही हमारा क्या होता है, मेन लॉस का कारण बनता है। LCR सर्किट में लॉस का कारण कौन बनता है, सिर्फ इंडक्टर बनता है। तो जो हमारा LCR सर्किट होगा उसमें जो हमारा लॉस होगा वो किसके कारण होगा, रेजिस्टेंस के कारण होगा। क्लियर है बच्चों, रेजिस्टेंस के कारण होगा। यहां तक आपका 17वां क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब क्या कीजिए, आप लोग इसको 1 बार या 2 बार देख के आप लोग प्रॉपर ढंग से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। और जब तक देखने से नहीं होगा, आपको खुद से इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को आप देखिएगा। क्लियर बच्चों। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्टिव का, जो 5 नंबर में आता है। और उस 15 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस चैनल पर आप बने रहिए और अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यूअस रखिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आपका जो एग्जाम में ओनली 40 डेज बचा हुआ है। ओनली कितने दिन बचे हुए हैं, 40 डेज। तो यही 40 डेज में आपको जो करना है वो करना है। फिर उसके बाद आपके पास फ्री टाइम रहेगा, जो करने का मन होगा वो कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।